नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, जिसको सर रामानुजन श्रीनिवास, मैं बोलूँगा सर श्रीनिवास रामानुजन सर का आज बर्थडे है। और इन्हीं के बर्थडे पर हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। अ, आज एक प्राउड फील होता है आज के दिन को देख कर के कि दुनिया में अगर मैथमेटिशियन कोई रहा जो जिसके प्रमेय आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी 1976 में उनका एक 100 पेजेस का रजिस्टर मिला है। एक ट्रिनिटी कोई लाइब्रेरी थी आई थिंक, वहाँ पे रजिस्टर मिला है जिसमें लिखी हुई प्रमेय आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक मैथमेटिक्स का युग 1920 में 1920 में 26 अप्रैल को जिस युग का अंत हो गया, वो थे हमारे सर श्री निवास रामानुजन। मैं आज इनकी थोड़ी-सी बायोग्राफ़ी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इनका खुद का 33 ईयर का करियर इतना बड़ा है, जिनको शब्दों में बयाँ कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनके खुद के विचार भी थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई भी मतलब नहीं है, जिसमें मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हों। हम बात करते हैं सर श्री निवास रामानुजन सर की। इनका जो जन्म हुआ था वो इरोड एक जगह पड़ती है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। वहाँ पर इरोड नाम का एक गाँव था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार से थे, तो पारंपरिक शिक्षा इनके परिवार में थी, जिसमें हम जानते ही हैं जो ब्राह्मणों में पारंपरिक शिक्षा अभी तक रही है, मोस्ट ऑफ अभी भी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन अभी भी है। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग पारंपरिक शिक्षा की तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो मेरे भाई-बहन हैं वो पढ़ रहे हैं, जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था कि हमने इनकी जो कोयम्बटूर में इरोड गाँव में इनका जन्म हुआ था। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और क्योंकि ये एक बहुत ही आर्थिक तंगी का समय था, क्योंकि उस टाइम देश भी गुलाम था, और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पारिवारिक जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। इनकी माता का नाम कोमल ताम्मल था, तथा इनके जो फादर थे, इनके जो पिताजी थे, उनका नाम श्रीनिवास अय्यर था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी शुरू होने से पहले की कुछ कंडीशन, कुछ इनके साथ की जो मैं कहूँगा इनकी जो रही इनके साथ की प्रॉब्लम्स, उनके बारे में बात करते हैं। इनका जो बचपन था वो एक कुंभकोणम जगह पड़ती है, वहाँ पर बीता था। यहीं पे इनके फादर वगैरह रहते थे, और क्योंकि कुंभकोणम जगह जो है वो वहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार से थे, तो वहाँ पे इनका रहना एक स्वाभाविक था। अच्छा, दूसरा केस ये था कि ये जो सर श्री रामानुजन जी थे, इनकी एक बौद्धिक क्षमता जिसको कहते हैं, जो इनका आईक्यू लेवल था, वो 3 साल तक तो ये बोलना ही नहीं सीखे थे। अब जैसा कि 3 साल का बच्चा और बोलना ना सीखे, तो आदमी सोचता कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई मतलब गूंगा तो नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा था। खैर कोई नहीं, थोड़े दिनों बाद इनका बोलना शुरू हुआ, और ये बाद में आगे कॉन्सेप्ट चलता रहा इनका। जो इनकी पारंपरिक शिक्षा थी, उसकी तरफ इनके फादर का था कि ये उसमें जाएँ, और इनको भेजा गया। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम थी, सर रामानुजन सर का मन नहीं था कि मैं पारंपरिक शिक्षा को थोड़ा भी पढ़ूँ, या उसमें उनका दिल मतलब मन नहीं निकलता था पढ़ने का। टाइम गुजरा, 5वीं क्लास में अपने ज़िले में टॉप किया, क्योंकि उस समय प्राइमरी जो शिक्षा थी बहुत बड़ी मानी जाती थी। 5th क्लास में, इवन दैट 1952 में मेरे बाबा ने खुद ने जो था क्या कहते थे उसको, मिडिल करने के बाद वो गवर्नमेंट टीचर हो गए थे, और 1991 में वो रिटायर हुए थे। तो बड़ा ही एक माहौल था उस समय, बहुत माना जाता था। तो 5वीं क्लास में उन्होंने टॉप किया, और इन्हें एक छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुई, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं थी। तो उस आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से इनको एक छात्रवृत्ति मिली, जिसका नाम था मुझे उसका सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति एक इनको मिली। अब ये टाउन हाई स्कूल पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और वही सेम की गणित में और इंग्लिश में इन्होंने टॉप स्कोर किया। उसके बाद आगे चलते गए, और स्कूल के टाइम में इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, ये विलक्षण एक स्टूडेंट रहे, और इनका ये था कि हमेशा क्वेश्चन करना अपने टीचर से। मोस्ट ऑफ की जैसे क्वेश्चन ही था कि दुनिया में पहला व्यक्ति कौन आया, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते थे, जिससे टीचर्स भी बड़ा थोड़ा-सा हो जाता है एक टीचर के साथ कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो वही सेम था। एंड आफ्टर दैट, अब उसके बाद इनका प्रारंभिक यानी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हुई, और फिर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनको जो स्कॉलरशिप थी, जो छात्रवृत्ति थी, वो मिलना शुरू हुई थी। सुब्रमण्यम एक संस्था थी वहाँ से। एंड उसके बाद 11th क्लास में आ गए, और जैसा कि 11th क्लास में इनका रुचि थी, इनकी खुद की रुचि थी मैथमेटिक्स के अंदर, तो 11th क्लास में मैथ्स में फुल मार्क्स, और बाकी सब्जेक्ट 0। ऐसा होते ही रामानुजन सर की छात्रवृत्ति बंद हो गई। सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति जो मिलती थी इनको, वो बंद हो गई। अब क्योंकि मैथमेटिक्स से प्रेम बहुत ज़्यादा था, तो मैथमेटिक्स को छोड़ नहीं सकते, और मैथमेटिक्स को छोड़ नहीं सकते, तो फिर बाकी सब्जेक्ट में पास कैसे हुआ जाए, बड़ी प्रॉब्लम आ गई।
खैर कोई नहीं, अब आगे चलता रहा। 1-2 साल के बाद अब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी घर की। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करने के ऊपर आया, तो थोड़ा-सा देखा कि भई कुछ वर्क कर लिया जाए, लेकिन मैथमेटिक्स तो अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट तो बात बन नहीं रही थी। अच्छा, दूसरी चीज़ और थी कि जो इनकी पारंपरिक शिक्षा थी, उसकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन हाँ, इनके अंदर एक चीज़ थी, इनको एक भरोसा था, इनकी एक कुल देवी थी। उन कुल देवी पर इनको बहुत भरोसा था। ये हमेशा उनको बहुत मानते थे, उनमें बहुत विश्वास करते थे और उन्हीं के उससे इन्होंने अपना मीन्स बहुत सारा काम उन्होंने उनके भरोसे पर किया। खैर ये चलता रहा प्रोसेस। एक बार फिर प्राइवेट फॉर्म भरा गया 11th क्लास का और वापस से वही सेम रिजल्ट, मैथ्स में हाई मार्क्स और बाकी सब्जेक्ट 0। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। बहुत ज़्यादा दिक्कत आने का मतलब प्रॉब्लम आ गई रामानुजन सर के साथ कि भई 11th में फिर फेल हो गए। अब बेचारे घर की हालत को देखते हुए वापस पहुँचे कहाँ पर? मद्रास पहुँचे। उस समय की प्रेसिडेंसी थी मद्रास। सोचा कोई नौकरी मिलेगी, वहाँ पे नौकरी करेंगे। लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। क्यों? उसका रीज़न था क्योंकि उस समय 12वीं क्लास वाले को नौकरी मिलती थी, अब इनका 12वीं क्लास था नहीं। अब 12वीं क्लास नहीं, तो फिर नौकरी नहीं। अब नौकरी नहीं, तो फिर बात कैसे बने? कंडीशन फिर खराब हो गई। अब क्या हुआ कि फिर भी इन्होंने कोशिश की, ट्यूशन-व्यूशन पढ़ाई थी और उस टाइम में ₹5 के आस-पास इनको ट्यूशन से मिलते थे, टोटल उसी से इनका खर्चा चलता था, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं छोड़ते थे। मैथ सॉल्व करनी है, प्रमेय बनानी है, मतलब प्रमेय के ऊपर वर्क करना है। इवन दैट इनके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी थी, इतना ज़्यादा प्रमेय के लिए सोचते थे कि ये रात को सोते-सोते उठ जाते थे और एकदम उठ के और एकदम से प्रमेय लिखना शुरू और एकदम से फिर सो जाते थे। फिर वापस वही सेम कॉन्सेप्ट, एकदम से उठे और फिर प्रमेय लिखी और लिखने के बाद स्लेट पे फिर सो गए। मतलब ऐसा लगता था जैसे रामानुजन सर जो हैं वो रात को सपने में कोई मैथमेटिक्स उन्हें पढ़ाता है, वो उठ जाते हैं और उसको लिखते हैं, आप सो जाते हैं। खैर ये चलता रहा प्रोसेस और चलने के बाद फिर रामानुजन सर की हालत जो थी, स्थिति जो थी, यानी कि आर्थिक स्थिति जो थी, वो आर्थिक स्थिति कंडीशन खराब होती गई, बहुत ज़्यादा खराब होती गई। अब लास्ट में उस समय के एक कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, अय्यर जी थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस समय के जो डिप्टी कलेक्टर थे, आई थिंक उनका नाम रामास्वामी कुछ करके था, रामास्वामी अय्यर। वो मैथमेटिक्स के थे, थोड़ा-सा मतलब उनको भी एक लगाव था मैथमेटिक्स से, अच्छे व्यक्ति थे और उनके लगाव की वजह से किसी ने उन्हें सजेस्ट किया रामानुजन सर के लिए कि भैया एक काम करिए आप और एक बार जो हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं उनसे एक बार मिल लीजिए, अच्छे व्यक्ति हैं। खैर कोई नहीं, मिले उनसे जाके। मिलने के बाद उन्होंने अपनी कुछ प्रमेय को दिखाया और जैसे ही प्रमेय को दिखाया तो अधिकारी जी थोड़ा-सा मैथमेटिक्स में थोड़ा विद्वान थे। अब विद्वानता होने के कारण वो थोड़ा-सा मैथ्स को समझे कि ये बच्चा कुछ विलक्षण है, कुछ बड़ा कर सकता है। उन्होंने जो उनके जिलाधिकारी थे श्री रामचंद्र नाम था उनका और अब उन जिला अधिकारी को एक बोला कि भई इनके एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई जाए और ₹25 मासिक की एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई गई रामानुजन सर की। अब रामानुजन सर का थोड़ा-सा आर्थिक जो स्थिति थी, ₹25 उस समय बहुत होते थे, तो आर्थिक स्थिति उसमें थोड़ा-सा सुधार होगा। वो अपनी प्रमेय पे वर्क करते रहे, कंटिन्यूअस उन्होंने वर्क किया और अब उधर एक और ट्रेजेडी हो मतलब एक और घटना उनके साथ घट चुकी थी तब तक 1908 में, जब 1907 में 11वीं में फेल हो गए थे। 11वीं में फेल होने के बाद 1908 में उनके फादर ने उनकी शादी करा दी। एक जानकी नाम की लड़की थी जिससे उनके फादर ने शादी कराई। अब उनके ऊपर और ज़्यादा वेट था, बर्डन था। चीज़ें चल रही थी, स्मूथली नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं चल रही थी। जिलाधिकारी जी से ₹25 की स्कॉलरशिप मिलने के बाद उनके थोड़े से चीज़ें ठीक हुईं, उन्होंने वर्क करना शुरू किया मैथमेटिक्स पर और मैथमेटिक्स पे वर्क करते हुए उन्होंने एक सबसे पहली जो मद्रास में रहते हुए ₹25 की जब छात्रवृत्ति मिलने लगी थी, उसके बाद जनरल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, उस समय की एक मैथमेटिक्स की सोसाइटी थी, वहाँ से एक अपना शोध पत्र जारी किया बर्नौली की प्रमेय के कुछ सूत्र करके था, बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, ऐसा था। उस शोध पत्र के जारी होते ही थोड़ा-सा उनका और दबदबा बढ़ा रामानुजन सर का और धीरे-धीरे वो अपना वर्चस्व बनाने लगे, अपनी प्रसिद्धि बनाने लगे। उन्हें मद्रास पोर्ट में अब एक क्लर्क के बतौर क्लर्क एक नौकरी मिल गई। अब क्लर्क की नौकरी मिल गई और आराम से वो वर्क करने लगे क्लर्क के रोल पे। अब वो क्या करते थे कि दिन में तो क्लर्क की जॉब करते थे, लेकिन रात को मैथमेटिक्स की प्रमेय सॉल्व करते थे। विलक्षण व्यक्ति। ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, चलता रहा, प्रमेय लिखते रहे, लोगों को दिखाते रहे। जैसे उस समय के एक प्रोफ़ेसर थे मिस्टर सेसु अय्यर, उनको अपनी प्रमेय के बारे में दिखाते रहे, उनको प्रमेय के बारे में बताते रहे। अच्छा, सेसु अय्यर जी ने भी उनको उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके माइंड में आया कि लंदन में एक बहुत ही गणित के विद्वान हैं मिस्टर हार्डी। रामानुजन सर को उनसे मिलवाना चाहिए, उनके माइंड में आया। रामानुजन सर के लिए बताया कि भई ऐसे-ऐसे हार्डी हैं एक इंग्लैंड में और वो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आप उनसे बात करिए। अच्छा, उस समय फ़ोन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, फ़ोन था ही नहीं, तो मोस्टली पत्राचार चलता था, जो हमें लेटर बिल्कुल खत्म हो गया, वो पहले उस समय चलता था। पत्राचार शुरू हुआ, हार्डी जी से बात हुई, उन्होंने देखा और उन्हें समझा, चीज़ें अच्छी लगीं एंड थोड़े दिनों के बाद उन्होंने अपना एक रजिस्टर हार्डी के पास भेजा, वो सेसू जी के कहने के बाद। तो क्योंकि हार्डी जो थे वो अपने अनुशासन के लिए बहुत जाने जाते थे, मैथमेटिक्स के व्यक्ति थे और एकदम से स्ट्रिक्ट और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति थे। खैर कोई नहीं, हार्डी जी ने देखा और उनके रजिस्टर को पढ़ना शुरू किया। उनके
रामानुजन सर के उस टाइम के रजिस्टर को भी वो पढ़ नहीं पाए, प्रॉपर समझ नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी टीम बुलाई, अपनी टीम को दिखाया, अपनी टीम के साथ समझा, टीम ने समझा उसको और समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ आईं, पर बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आईं। हार्डी जी, एक चीज़ और है, हार्डी जो थे वो हमेशा जितने मैथमेटिशियन होते थे उस टाइम, उन सभी को मार्किंग करते थे अपने अकॉर्डिंग, 100 में से मार्क्स देते थे। तो जैसे किसी को 30 दे दिए, किसी को 35 दे दिए, किसी को, और जो बहुत अच्छे थे, उनको मोस्टली सबसे बड़ा जो मार्क दिया था वो 60 दिया था। लेकिन जब वो रामानुजन सर से मिले, उनको समझा, उनकी प्रमेय को समझा, इवन दैट हार्डी के उस टाइम के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे, जो उनसे सॉल्व नहीं हुए थे, उन क्वेश्चंस को भी रामानुजन सर ने सॉल्व कर दिया था उस टाइम पर। खैर कुछ नहीं, प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। हार्डी ने रामानुजन सर को उनका रजिस्टर पढ़ने के बाद लंदन में बुलाया, लेकिन वही सेम कंडीशन फिर उनके सामने आ गई, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। हार्डी जी को थोड़ा-सा लगा एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति और वो आगे नहीं आ पा रहा है। व्यवस्था करी उन्होंने उनको लंदन बुलाने की और लंदन में उनको बुला लिया गया, सर श्री रामानुजन सर के लिए। कुछ नहीं, खैर चलता रहा प्रोसेस। अच्छा, वो ब्राह्मण व्यक्ति थे रामानुजन सर और कुलदेवी नामगिरी देवी था उनकी कुलदेवी का नाम, तो नामगिरी देवी पर उनको बहुत ज़्यादा अटूट भरोसा था, उन्हीं के उस पर वहाँ गए। अच्छा, दूसरा ब्राह्मण व्यक्ति थे तो कुछ ऐसा-वैसा खाते नहीं थे, अपना खुद का बनाते थे, खुद ही खाते थे। लंदन पहुँचने पर उन्हें एक क्षय रोग हो गया था, जिसे आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। उस टाइम क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस की कोई मेडिसिन्स नहीं थी, तो सर रामानुजन सर का जो स्वास्थ्य था वो लंदन की आबो-हवा से थोड़ा बिगड़ने लगा और अंत में वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि सर रामानुजन सर के लिए वापस इंडिया लौटना पड़ा। लास्ट में लेकिन जब ये जो रामानुजन सर थे, ये लंदन जाने से पहले लगभग 3000 प्रमेय और सूत्र लिख चुके थे। अप्रॉक्सिमेट 3800 के आसपास, 3800 कुछ के आसपास इनके प्रमेय और सूत्र हैं, जिनको कुछ सॉल्व किए जा चुके हैं और बहुत सारे सिद्ध भी किए जा चुके हैं, बिल्कुल ट्रू प्रूफ किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी अनसॉल्व्ड हैं, जो साइंटिस्ट के लिए एक विषय बने हुए हैं। चीज़ें खत्म हुई और लास्ट में इन्होंने एक, जब इनका क्षय रोग का अंतिम स्टेज था, उसी टाइम पर सर श्री रामानुजन सर ने एक मॉक थीटा फंक्शन शोध पत्र दिया। मतलब बीमार व्यक्ति है और उसने शोध पत्र दिया है, शोध पत्र दिया जिसमें एक मॉक थीटा फंक्शन को समझाया गया, जिसका आज हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर के उसमें मतलब उसको टेस्ट करने में समझने में थोड़ा सा यूज़ करते हैं थीटा फंक्शन के लिए, तो वो उन्होंने दिया था। और अंततः 26 अप्रैल 1920 को 23 साल की उम्र में मैथमेटिक्स के एक युग का सुबह 12 बजे से इनकी तबीयत खराब, सुबह अप्रॉक्सीमेट 3 o'clock के टाइम दिया हुआ है, वहाँ पे तब इनकी जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ना शुरू हुआ और दोपहर 2 होते-होते इनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि इन्होंने उसी दिन 26 अप्रैल 1920 को अंतिम सांस ली और मैथमेटिक्स के एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। ये थे हमारे सर श्री रामानुजन सर, जिन्होंने मैथ्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को आगे लेकर के गए। बीमार होने के बाद भी उन्होंने शोध किया और एक थीटा फंक्शन को, जो आज कैंसर के परीक्षण में भी यूज़ किया जाता है, उसको दिया। इनकी बायोग्राफी से हमें केवल एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। हमें हमेशा बड़े से बड़े परेशानी में भी उस परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। सर रामानुजन सर कभी हारे नहीं अपनी आर्थिक स्थिति से, अपनी बीमारी से, और लास्ट तक प्रमेय सूत्रों को प्रतिपादित करते रहे, लिखते रहे अपने रजिस्टर में। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और होपफुली इस बायोग्राफी को आपने अच्छे से समझेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल भी कमेंट बॉक्स में है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि अभी, क्योंकि रामानुजन सर की बायोग्राफी को शब्दों में बयां करना, मैंने पहले ही बोला था, बहुत मुश्किल है, बहुत कम है, बहुत कम, जितना मैं उन्हें बोलूँ। एक युग बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स का एक युग थे वो। खैर चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आप लोग इस बायोग्राफी से, उनके जीवन से कुछ सीखेंगे और कभी ना हारने वाला प्रण लेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।